वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल मिशन नर्सिंग में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोलरा इज, कोलरा का कारण बनने वाला जीवाणु कौन सा है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप लोग आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोलरा इज, कोलेरा का कारण बनने वाला जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, पूछा गया है कौन सा है, तो विब्रियो कोलेरी होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, विब्रियो कोलेरी। ये फ्रेंड जो साल्मोनेला टाइफी है ये टाइफाइड के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन को हम देखते हैं कि कॉलरा रोग एक तीव्र जलजनित संक्रमण है जो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से। यह गंदे पानी और भोजन से फैलता है फ्रेंड्स, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से फैलता है और गंभीर डायरिया का कारण बनता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 को, विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क एजेक्शन, दूध निष्कासन के लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार होता है। कई बार हमने पढ़ाया है फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चनों को हमने पढ़ा दिया है, आप पढ़ें और आंसर दें। दूध निष्कासन के लिए कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। सभी को पता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जिम्मेदार होता है दूध निष्कासन के लिए, मिल्क एजेक्शन के लिए। ठीक है, ये फ्रेंड्स इस हार्मोन्स को लव हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्तनों की मांसपेशियों को संकुचित कर दूध को बाहर निकालने में सहायता करता है फ्रेंड्स। जबकि फ्रेंड्स जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है ये मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। प्रोलैक्टिन जो है ये दूध के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स, खसरे की ऊष्मायन अवधि क्या होती है। खसरे की ऊष्मायन अवधि के बारे में बात की गई है, तो बताएं फ्रेंड्स खसरे की ऊष्मायन अवधि कितनी होती है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स, पढ़ें और आंसर दें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 10 से 14 दिन होती है खसरे की ऊष्मायन अवधि। ठीक है, इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो 10 दिन होता है। खसरा वायरस संक्रमण के कारण होता है। जो खसरा है फ्रेंड्स ये वायरस के कारण होता है, MMR, मम्स मीजल्स रूबेला। इसमें फ्रेंड्स ये टीका दिया जाता है। ठीक है, ये 10 से 14 दिन बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं, प्रकट होते हैं बॉडी की, मतलब कि जो व्यक्ति होता है जिसे खसरा हो जाता है उसमें लगभग लक्षण प्रकट होने में, दिखाई देने में 10 से 14 दिन का समय लग जाता है। जैसे कि बुखार, खांसी और शरीर पर चकत्ते पड़ना, इसे ऊष्मायन कॉल भी कहा जाता है फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स कॉप्लिक स्पॉट भी हो जाते हैं, मुंह के अंदर कॉप्लिक स्पॉट भी हो जाते हैं। ठीक है, गाल में वाइट सफ़ेद दाग होते हैं। ठीक है, और अगर स्किन पर होंगे तो ये जो रेड कलर के रेसेस होंगे। ठीक है, दाने हो जाते हैं स्किन पर, चकत्ते भर जाते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ऑर्गन इज द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। सभी को पता है, सिंपल प्रश्न है। द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज, देखिए फ्रेंड्स ये स्किन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। सभी को मालूम है कि स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है। एक्सप्लेन को देख लें कि त्वचा पूरे शरीर को ढकती है और यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है और यह शरीर की सुरक्षा, तापमान नियंत्रण और जल संतुलन में मदद करती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ें कि विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें आप लोग और आंसर दें, जितना हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है, तो IgG। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि IgG शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में सबसे अधिक पाई जाने वाली एंटीबॉडी है जो बैक्टीरिया और वायरस से रक्षा करती है या प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक भी पहुंच सकती है। ठीक है, ये प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक भी पहुंच सकती है।
चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 को, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय स्किन अंडर सनलाइट। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय स्किन अंडर सनलाइट। त्वचा द्वारा सूर्य के प्रकाश में संश्लेषित विटामिन कौन सी है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए सिंपल प्रश्न है, सभी रिपीटेड हैं, कई बार ये आए हुए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ठीक है, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है फ्रेंड्स, जो बच्चे होते हैं उनमें रिकेटस रोग हो जाता है, जिसे सूखा रोग कहा जाता है। इसमें हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, अगर यही रोग विटामिन डी की कमी अगर एडल्ट में होगी, जो एडल्ट होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उनमें क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, क्षण भंगुर हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और हड्डियाँ कमज़ोर होने की वजह क्या है कि फ्रेंड्स विटामिन डी और कैल्शियम की कमी, क्योंकि जो विटामिन डी है ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करती है, मतलब अवशोषण करती है। ठीक है, और जब विटामिन डी की ही कमी पाई जाएगी आपके बॉडी में, तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि बीएमडी कम हो जाता है, बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, अस्थि खनिज तत्व कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हड्डियां टूटने और चटकने का खतरा बढ़ जाता है। चलिए फ्रेंड्स पढ़ें क्वेश्चन को कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने पर त्वचा विटामिन डी का निर्माण करती है। सूर्य की जब पराबैंगनी किरणें आपके बॉडी में, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, जब आपके बॉडी की आपकी जो त्वचा होती है स्किन पर फ्रेंड्स पड़ती है, तो किसका निर्माण करती हैं? ये फ्रेंड्स निर्माण करती हैं विटामिन डी का, जो हड्डियां और कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, हड्डियों और कैल्शियम के अवशोषण के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं। चलिए अब पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोसोकोमियल इन्फेक्शन। आपने पढ़ा होगा कई बार नोसोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में। ये नोसोकोमियल इन्फेक्शन अस्पतालों से फैलता है। ठीक है, हॉस्पिटल में हर प्रकार के व्यक्ति जाते हैं, तो ये अस्पतालों से नोसोकोमियल इन्फेक्शन फैल जाता है। निम्न में से कौन सा अस्पताल जनित संक्रमण है? नोसोकोमियल इन्फेक्शन जो होता है फ्रेंड्स, ये अस्पताल से ही फैलता है। अब यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। क्या हो जाता है? निमोनिया रोग हो जाता है नोसोकोमियल इन्फेक्शन के संक्रमण होते ही। ठीक है, जब फ्रेंड्स इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, तो अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे बाद होते हैं। ये तुरंत नहीं होता है, ये अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे के बाद होता है। इसमें सबसे सामान्य है अस्पताल जनित निमोनिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक के उपचार में प्रयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है ना एनाफाइलेक्टिक शॉक में? आंसर दें आप लोग। एनाफाइलेक्टिक शॉक में किसका प्रयोग किया जाता है? एड्रेनालिन, एट्रोपिन, इंसुलिन, डायज़ेपम। कौन सी दवा हम यूज कर सकते हैं जब एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है? अब यहाँ पे हम ऑप्शन ए आपका राइट होगा, एड्रेनालिन। ठीक है, ये इमरजेंसी दवाएं होती हैं फ्रेंड्स। एनाफाइलेक्टिक शॉक एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया है। ये क्या है? गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया होती है एनाफाइलेक्टिक शॉक, जिसमें सांस रुक जाती है। क्या रुकता है फ्रेंड्स? आपकी सांस रुक जाती है। इसका प्राथमिक इलाज एड्रेनालिन इंजेक्शन से किया जाता है। इसे लाइफ सेविंग इंजेक्शन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को, विच लेयर ऑफ स्किन कंटेन्स ब्लड वेसल्स। त्वचा की कौन सी परत रक्त वाहिकाओं को समाहित करती है? पढ़ें और आंसर दें। त्वचा की कौन सी परत रक्त वाहिकाओं को समाहित करती है? एपिडर्मिस, डर्मिस, स्टेटम कॉर्नियम या हेयर फॉलिकल। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को आप अच्छे से और आंसर दें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, डर्मिस। डर्मिस ये फ्रेंड्स क्या होती है? त्वचा की आपकी परत होती है ऊपरी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स एक्सप्लेन को आप देख लें। ठीक है, त्वचा की दूसरी परत डर्मिस में रक्त वाहिकाएं, पसीना ग्रंथियां और तंत्रिकाएं होती हैं। जो त्वचा की फ्रेंड्स दूसरी परत होती है डर्मिस होती है, डर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक है, जो पहली परत होती है एपिडर्मिस होती है, फिर ये डर्मिस होती है। तो जो फ्रेंड्स डर्मिस होती है इसमें रक्त वाहिकाएं होती हैं और आपकी पसीना की ग्रंथियां होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं और तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है, एपिडर्मिस में रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं।
चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज या कॉजेज कार्डियक एरिथमिया। हृदय अतालता किस इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन से हो सकती है। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। हृदय अतालता किस इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन की वजह से हो सकती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया मतलब क्या होता है कि पोटेशियम की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि पोटेशियम की कमी हाइपोकैलेमिया कहलाती है। ठीक है, इससे हृदय की विद्युत जो गतियाँ होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं, जिससे अनियमित धड़कन या अतालता हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को। विच एमोंग द फॉलोइंग इज आ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कई बार हमने बताया है आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। ये क्या होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जीवाणु है। एस्चेरिचिया कोलाई, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, निसेरिया गोनोरिया या साल्मोनेला टाइफी। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ठीक है, ये फ्रेंड्स क्या है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में भी हमने बताया था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फ्रेंड्स एस्चेरिचिया कोलाई होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि यूटीआई इन्फेक्शन करता है। और ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, बैक्टीरिया है जो कि स्किन इन्फेक्शन करता है, आपकी त्वचा में संक्रमण कर देता है, निमोनिया कर देता है, फूड पॉइजनिंग का कारण भी बनता है ये। ठीक है, आपको खाना खाने की वजह से जो दिक्कतें पैदा होती हैं, डायरिया वगैरह हो जाता है, उल्टी होती है, कॉलरा वगैरह हो जाता है, तो ये फूड पॉइजनिंग का कारण भी स्टेफिलोकोकस ऑरियस बनता है। ठीक है, या माइक्रोस्कोप के नीचे बैंगनी रंग में दिखाई देता है। अगर माइक्रोस्कोप से इसे देखा जाए तो ये बैंगनी रंग का दिखाई देगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है, पढ़े क्वेश्चन नंबर 12 को। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम सोडियम लेवल। सीरम सोडियम लेवल का सामान्य स्तर क्या होता है। पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से, इसे भी रिपीटेड प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 135 टू 145 मिली इक्वा पर लीटर होता है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 135 से 145 मिली इक्वा पर लीटर का होता है। अब यहाँ पे सोडियम शरीर में तरल संतुलन और नसों की कार्य प्रणाली के लिए जरूरी होता है। सोडियम सामान्य सीरम सोडियम स्तर 135 से 145 मिली इक्वा पर लीटर के बीच होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 13 को। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय वैक्सीनेशन। टीकाकरण से मिलने वाली प्रतिरक्षा कौन सी होती है। किस प्रकार की जो फ्रेंड्स प्रतिरक्षा है वो टीकाकरण से मिलती है। जब टीका आपको लगाया जाता है, ठीक है, तो टीका कब लगाया जाता है। आपको फ्रेंड्स बैक्टीरिया या वायरस से बचाने के लिए ही तो टीका लगाया जाता है, ताकि फ्रेंड्स आपके बॉडी में बैक्टीरिया या वायरस का अटैक ना हो सके फ्रेंड्स। ठीक है, अटैक ना कर सकें। आपकी इम्यूनिटी वगैरह बूस्ट करने के लिए लगाया जाता है, ताकि आपकी इम्यूनिटी हमेशा बूस्ट रहे, तो आपके जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी में प्रवेश ना कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे टीकाकरण से मिलने वाली जो प्रतिरक्षा है वो कैसी होती है। नेचुरल पैसिव होती है, नेचुरल एक्टिव होती है, या आर्टिफिशियल पैसिव होती है, आर्टिफिशियल एक्टिव होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, ऑप्शन डी आपका राइट होगा, आर्टिफिशियल एक्टिव, कृत्रिम सक्रिय होती है। क्योंकि ये फ्रेंड्स आपको कैसे टीकाकरण के रूप में दिया जाता है। टीकाकरण शरीर को रोग विरुद्ध एवं रोग विरुद्ध स्वयं एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है। टीकाकरण शरीर को रोग के विरुद्ध स्वयं एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे सक्रिय प्रतिरक्षा बनती है, इसलिए इसे कृत्रिम सक्रिय कहा जाता है। ठीक है, जब आपको टीका दिया जाता है तो ये टीका क्या करता है कि आपकी बॉडी को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कि आप बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ आपके अंदर एंटीबॉडी बने और आप लड़ सकें। ठीक है, आपकी एंटीबॉडी बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ लड़ सके। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। और यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारी जो पीडीएफ है वो आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, 199 रुपये में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिसमें 450 प्लस आपको पीडीएफ सेंड की जाएंगी, जिसमें फ्रेंड्स 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे आपके रिवीजन के लिए, और ये सभी एक्सप्लेन के साथ में होंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। और यदि आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, पढ़े 14 नंबर क्वेश्चन को। विच इज द वेक्टर ऑफ प्लेग? प्लेग रोग का वाहक कौन होता है? जो प्लेग रोग फैलता है ये कैसे फैलता है? सभी को पता है कि प्लेग रोग जो है रैट फ्ली के द्वारा फैलता है, चूहे के पिस्सू के द्वारा फैलता है, ठीक है। इसे काली मौत भी कहा जाता है। चूहों के द्वारा जो फ्रेंड्स प्लेग बीमारी फैलती है इसी को काली मौत के नाम से हम जानते हैं। चलिए इसे एक्सप्लेन को देखते हैं कि प्लेग मुख्य वाहक होता है जेनोप्सिला क्योसिस नामक चूहे की पिस्सू होती है। प्लेग का मुख्य वाहक जेनोप्सिला क्योपिस, ठीक है, जेनोप्सिला क्योपिस नामक चूहे की पिस्सू होती है जो संक्रमित चूहे से मनुष्य तक जीवाणु अर्थात यर्सेनिया पेस्टिस के द्वारा पहुंचती है और इसी को काली मौत के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें कि विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट HIV इन्फेक्शन? HIV संक्रमण की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जो HIV संक्रमण होता है उसकी जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है फ्रेंड्स HIV संक्रमण की जांच के लिए? विडाल टेस्ट, एलिसा, मॉन्टॉक्स, विडियारल। अच्छा प्रश्न है ये। एलिसा HIV कई बार आपने पढ़ा होगा, एलिसा टेस्ट किया जाता है HIV की पुष्टि के लिए। एक्सप्लेन को देख लें कि HIV संक्रमण का प्राथमिक स्क्रीनिंग टेस्ट एलिसा होता है। एलिसा का तो पूरा नाम आपको पता ही है, ठीक है, कई बार हमने पढ़ाया है इसे, एलिसा, ठीक है। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि एलिसा का पूरा नाम क्या होता है जो HIV के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न एंटीबॉडी को पहचानता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 16 को। व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन एडल्ट? वयस्क में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? सांस दर, सांस लेने की जो दर होती है पर मिनट में कितनी बार सांस लेता है मनुष्य? बताएं, 8 से 12 बार, 12 से 20, 20 या फिर 20 से 28 या 28 से 36, कितनी बार सांस लेता है? एक एडल्ट व्यक्ति की बात की जा रही है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। चलिए फ्रेंड्स एक्सप्लेन को आप देख लें कि वयस्कों में सामान्य श्वसन दर 12 से 20 प्रति मिनट होती है। इससे अधिक या कम दर संकेत का हो सकता है फ्रेंड्स। श्वसन दर अगर इससे कम है या फिर ज़्यादा है तो फ्रेंड्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है, किसी श्वसन या न्यूरोलॉजिकल समस्या का संकेत होता है अगर कम है और ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 17 को। विच हार्मोन्स कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल? रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? सभी को पता है रक्त शर्करा में जो हार्मोन्स होता है फ्रेंड्स, रक्त शर्करा लेवल, अगर आपके बॉडी में ब्लड का जो ब्लड शुगर है, शुगर का लेवल बढ़ गया है आपके रक्त शर्करा में, ठीक है, रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको कंट्रोल कौन करता है? ये इंसुलिन कंट्रोल करता है। अब ये इंसुलिन बनता कहाँ पर है? तो इंसुलिन आपके अग्न्याशय में बनता है। अग्न्याशय की फ्रेंड्स जो बीटा सेल्स होती हैं, पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं उनके द्वारा इनका सिक्रेशन होता है इंसुलिन का। तो इंसुलिन काम क्या करती है कि आपके ब्लड शुगर में जो शुगर होती है ब्लड में उसको कंट्रोल करने का काम करती है, उसको बढ़ने नहीं देती है, ठीक है। एक वक्त ऐसा आता है जब आपके फ्रेंड्स एज के हिसाब से भी कभी कभी फ्रेंड्स ब्लड शुगर का स्तर बढ़ता है। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि स्थूल लोग, मोटे लोग, ज़्यादा जो मोटे होते हैं फैटी, तो उनमें फ्रेंड्स क्या होता है कि शुगर का जो लेवल होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बॉडी में, और उनका जो पैनक्रियाज है, ठीक है, जो अग्न्याशय है वो इंसुलिन बनाना कम कर देता है। तो फ्रेंड्स हमें इंसुलिन को बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ने लगती है। जब आपके ब्लड में शुगर का स्तर ज़्यादा हो जाता है तो हमें बाहर से इंसुलिन को लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपका जो पैनक्रियाज है, जितनी आपके बॉडी को ज़रूरत है उतनी मात्रा में आपका जो पैनक्रियाज है, इंसुलिन बीटा सेल्स है, वो इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं कर रही हैं, ठीक है। लेकिन आजकल ये सभी को हो जाता है। पहले ये खाली स्थूल जो बूढ़े व्यक्ति होते 40 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा होती थी, केवल उन्हीं में देखने को मिलता था इंसुलिन, ठीक है। लेकिन आजकल ये शुगर जो डायबिटीज़ है ये सभी में हो जाता है, चाहे वो फ्रेंड्स बूढ़ा हो या बच्चा हो या फिर फ्रेंड्स जिसकी एज मतलब कि 15 से 20 साल हो, ये आजकल सभी में हो जाता है इंसुलिन, सॉरी यहाँ पे फ्रेंड्स डायबिटीज़, ठीक है। तो एक्सप्लेन को देख लें यहाँ पे। इंसुलिन पैनक्रियाज से स्रावित होता है। जो आपकी पैनक्रियाज है उसकी बीटा सेल्स होती हैं, उनसे पैनक्रियाज स्रावित होता है, सिक्रेशन होता है इसका, और यह ग्लूकोज को
जो कोशिकाएं होती हैं फ्रेंड्स, ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश कराता है, जिससे रक्त शर्करा में या रक्त में शर्करा का जो फ्रेंड्स संतुलन है वो बना रहे, कंट्रोल में बना रहे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है, आप लोग पढ़ें क्वेश्चन नंबर 18 को। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? अगर आपको कहीं चोट वगैरह लग जाती है और वहाँ पे आपका ब्लड बहुत ज़्यादा निकल जाता है, तो मतलब है कि आपके विटामिन के की कमी है। ठीक है, विटामिन के अगर आपके बॉडी में कम है, आपके ब्लड में, तो फ्रेंड्स आपका ब्लड क्या होगा, सिक्रेशन ज़्यादा होता रहेगा। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में आपका ब्लड लॉस हो जाएगा। इसी वजह से फ्रेंड्स विटामिन के आवश्यक होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के आवश्यक होता है, और इसका रासायनिक नाम होता है नेप्थोक्विनोन। ठीक है, हम हमेशा आपको सभी रासायनिक नाम बताते जाते हैं। ठीक है, जिनके जितने भी विटामिन होते हैं, सभी विटामिन के रासायनिक नाम हम जरूर बताते हैं, ताकि पूछे जाते हैं ना ये। तो ये फ्रेंड्स विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिप्रॉल, विटामिन के नेप्थोक्विनोन। ठीक है, चलिए आप एक्सप्लेन को आप देख लें कि विटामिन के लिवर में क्लॉटिंग फैक्टर जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में मदद करता है। किसमें मदद करता है फ्रेंड्स? क्लॉटिंग फैक्टर कौन से? प्रोथ्रोम्बिन, इसमें इसके निर्माण में मदद करता है, जो रक्त स्राव को रोकने में आवश्यक होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है, 19 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें। द पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंसेज, शरीर के संतुलन और समन्वय के लिए, आपके बॉडी के फ्रेंड्स शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए, समन्वय के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है? सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेड्यूला या फिर हाइपोथैलेमस? कौन सा बॉडी का फ्रेंड्स मस्तिष्क का कौन सा पार्ट है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, सेरेबेलम। ठीक है, एक्सप्लेन को आप देख लें कि सेरेबेलम मस्तिष्क का वह भाग होता है जो शरीर की गति, संतुलन और मांसपेशियों के समन्वय को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 को आप अच्छे से पढ़ेंगे। द फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट इज, शिशुओं में निर्जलीकरण का पहला संकेत क्या होता है? जब बच्चे होते हैं उनमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है बच्चों में, डायरिया वगैरह अगर हो जाता है, उन्हें डायरिया हो जाता है या वोमिटिंग वगैरह होती है, बहुत ज़्यादा नौजिया वगैरह होता है, तो फ्रेंड्स उनमें क्या होता है कि पानी की अगर कमी हो जाती है तो पहला संकेत क्या होता है? कैसे पता चलेगा कि बच्चों को डिहाइड्रेशन हुआ है? कुछ तो संकेत होंगे ना, तो बताएं कौन सा संकेत है, किससे आप पहचान करेंगे कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया है? तो संकेन फॉन्टानेल होंगे। क्या होंगे? संकेन फॉन्टानेल। जो आंखें हैं वो धसी हुई होंगी, ठीक है, धसी हुई पेशी, तो उससे पता चलता है कि पानी की कमी है बॉडी में। और क्या होता है फ्रेंड्स, ड्राई माउथ भी होता है, बट यहाँ पे जो सबसे अच्छा पहचानने का जो तरीका है ये यही होता है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें। शिशुओं में निर्जलीकरण का सबसे सामान्य प्रारंभिक और स्पष्ट संकेत होता है सिर के ऊपर की मुलायम पेशी, एंटेरियर फॉन्टानेल। ठीक है, धस जाना, जो फ्रेंड्स धस जाते हैं, इन्हीं की बात की गई है, संकेन फॉन्टानेल। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है, 21 नंबर क्वेश्चन है। विच आर्गन इज अफेक्टेड इन हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? जब आपको हेपेटाइटिस होता है तो इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी, लंग्स, लिवर, हार्ट? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, इससे लिवर प्रभावित होता है, आपका यकृत प्रभावित हो जाता है जब आपको हेपेटाइटिस होता है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन को देख ले कि हेपेटाइटिस एक वायरल संक्रमण होता है, ये वायरस से होता है, जो विशेष रूप से यकृत तथा लिवर को प्रभावित करता है, जिससे सूजन और एक कार्य में बाधा आती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 22 को। व्हाट इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन एडल्ट फीमेल्स? क्या होता है इसमें? क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि व्हाट इज द नॉर्मल लेवल हीमोग्लोबिन इन एडल्ट फीमेल। जो फ्रेंड्स एडल्ट जो फीमेल्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, वयस्क महिलाएं, उनमें सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है? कितना होता है फ्रेंड्स? कई बार आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। कितना होता है? 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। चलिए आप एक्सप्लेन को देख लें कि वयस्क महिलाओं में सामान्य हीमोग्लोबिन जो स्तर होता है फ्रेंड्स, एचबी का जो स्तर होता है 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। इससे कम होने पर एनीमिया की संभावना होती है, खून की कमी की संभावना होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नंबर क्वेश्चन है। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सभी को पता है कि स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग मतलब कि मसूड़ों से खून आना, पायरिया हो जाना, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी में कमजोरी आ जाना, जो आपकी इम्यूनिटी है वो फ्रेंड्स कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, स्कर्वी।
एक्सप्लेन को देख लें। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिससे मसूड़ों से खून आना, घाव देरी से भरना, कमजोरी जैसे लक्षण महसूस होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 24 को, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी यहाँ पे, विच इज द मेन इलेक्ट्रोलाइट इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें कि विच इज द मेन इलेक्ट्रोलाइट इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। बाह्य कोश की तरल में मुख्य इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, सोडियम। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि सोडियम बाह्य कोश की तरल का प्रमुख इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि द्रव संतुलन और तंत्रिका आवेग संतुलन में मदद करता है। चलिए अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लें। 25 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट है। ठीक है, द एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल पॉइजनिंग इज। पैरासीटामोल विषाक्तता का प्रतिविष क्या होता है, जब पैरासीटामोल आपको अगर फ्रेंड्स क्या कर जाए, नुकसान कर जाए। ठीक है, पैरासीटामोल फ्रेंड्स क्या हो जाए, आपको जब नुकसान कर जाती है प्रतिविष, मतलब इसका एंटीडोट क्या होगा। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्या करेंगे, एन एसिटिलसिस्टीन, ये फ्रेंड्स इसका एंटीडोट होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, पैरासीटामोल का एंटीडोट होता है। पैरासीटामोल ओवरडोज, अगर आपने ज़्यादा मात्रा में पैरासीटामोल ले लिया है, उसकी डोज ओवर हो गई है, तो आपको फ्रेंड्स क्या लेना चाहिए, ओवरडोज के कारण लीवर डैमेज हो सकता है। अगर ज़्यादा मात्रा में आपने पैरासीटामोल लिया है तो इसका कारण क्या है, आपके लीवर को डैमेज कर सकता है। इसका इलाज एसिटिलकोलिन से किया जाता है, जो लीवर को बचाने का काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे। और यदि आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। हमारी जो PDF है 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।